तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम अपना हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे और जितना टाइम बचेगा हम उसमें अपना अदर टॉपिक लाइक लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम भी कवर करेंगे अगर मौका मिला तो। मैंने हार्ट की पिक्चर के मनाजिर लास्ट टाइम डायग्राम्स और लेबलिंग सब दिखाई थी। हार्ट के तमाम पार्ट्स की मैंने लेबलिंग, उनके नाम वगैरह सब बताए थे। आज की क्लास से मैंने वो लेबलिंग ली, मैंने सिर्फ डायग्राम ली इसलिए क्योंकि लेबलिंग याद होनी चाहिए जो मैंने सिखाई थी, क्योंकि वो लेबलिंग ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं। तो उसको याद रखने के लिए मैंने इस लेबलिंग को दोबारा हटा दिया है, क्योंकि जब अब हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हमें लेबलिंग खुद ब खुद आती जाएगी दिमाग में हमारे। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगा कौन सी चीज़ क्या है। अब मैं उस फंक्शन के मुताबिक हार्ट का तमाम स्ट्रक्चर दोबारा बता दूंगा और हार्ट का फंक्शन इस बार जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है आज हम वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं फिर हम हार्ट का फंक्शन। हार्ट के हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख दूँ। हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। द फर्स्ट चैम्बर इज़ 2 अपर थिन वॉल्ड, जिसे हम कहते हैं एट्रिया, जो हमने कल पढ़ा भी था, लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। वो कौन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, अब मैं नहीं बताऊंगा। और 2 लोअर थिक वॉल्ड, जो लोअर थिक वॉल्ड होती है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ़्ट। तो हार्ट में राइट किसको कहते हैं, लेफ़्ट किसको कहते हैं, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। दीज आर द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है। अच्छा, अब हार्ट की जो फंक्शन को मैं अब डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, पहले तो फंक्शन की मैं हेडिंग डालता हूँ। और फंक्शन में जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है दैट इज़, बल्कि पॉइंट नहीं, इसको मैं पहले एरो हेड से कर देता हूँ, दैट हार्ट हैज़ अ डबल पंप है इसके अंदर, या फिर डबल सर्कुलेशन है, डबल पंप या फिर डबल सर्कुलेशन। इस डबल पंप और डबल सर्कुलेशन से क्या मुराद है, क्या मतलब है, दैट इज़, एक तो मेरे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स के तौर पर होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी फंक्शन, और एक होती है हमारे पास सिस्टमैटिक फंक्शन या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो ओवरऑल हार्ट का स्ट्रक्चर आपको डील करते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन एक डबल पार्ट पंप में आ गया और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन भी डबल पंप में आ गया। द फंक्शन ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो ये पार्ट हो गया, ये एमसीक्यू के नहीं आ सकता है। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। होता ये है कि कंप्लीट सेपरेशन होती है हार्ट के अंदर, किसकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो कि कहाँ पर होता है, दैट इज़ इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड कौन सी होती है वो मैंने बताई थी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन होती है, दैट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। अच्छा, अगर ये सेपरेशन ना हो हार्ट के अंदर, तो क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं इन्फेंट्स, तो उनके अंदर बीमारी होती है ब्लू बेबीज़। ब्लू बेबीज़ क्या होती है कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो आपका डिवाइड नहीं होता, तो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन होती है। खैर बहाल ये डिजीज़ हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो ये मुझे पता था, तो मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया ताकि ज़रा एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो कि भाई यहाँ पे सेपरेशन क्यों होती है। अगर सेपरेशन नहीं होगी तो पॉइजनस ब्लड फैल जाएगा आपका, और पॉइजनस ब्लड का फैलना मतलब है कि आपकी बॉडी पूरी ब्लू इन कलर हो जाएगी और पॉइजन फैल जाएगा। ठीक है। अब मैं हार्ट के फंक्शन के ऊपर आ रहा हूँ, and the first point I am going to write over here right now, that is number 1. अब नंबर 1 से जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें से अगर एक भी मिस किया या एक भी याद नहीं हुआ तो हमने हार्ट को ना पढ़ा, ना उसका फंक्शन पढ़ा, ना स्ट्रक्चर समझा। द फर्स्ट पार्ट इज़ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या है ये मैं बता चुका हूँ, अब मैं नहीं हाईलाइट करूँगा, अब सिर्फ मैं फंक्शन बताऊँगा। जब भी मैंने स्ट्रक्चर बताया था लेबलिंग करके कि इसको इतनी अच्छी तरह जहन में बिठा लेना है कि जब फंक्शन पढ़ें हम तो हमें एक एक स्ट्रक्चर का नाम याद हो। राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम रिसीव करता है
राइट एट्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव करता है क्या, एक मिनट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम रिसीव करता है, ठीक है, वाया थ्रू किसके ज़रिए, वेना कैवा फ्रॉम द बॉडी। अब वेना कैवास तो दो हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। भाई जो इन्फीरियर होगी नीचे वाली वो तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करेगी, वो वहाँ से ब्लड लाएगी, और जो सुपीरियर है वो ब्रेन के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। तो दोनों कहाँ पर जाएंगे, राइट एट्रियम में। सो राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया वेना कैवास फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब ये जो पार्ट नंबर 2 है, मेरा पॉइंट नंबर 2, इसको मैं क्या लिखूँगा, अब जो ब्लड रिसीव किया राइट एट्रियम ने, मैं यहाँ पे दोबारा एरो बना रहा हूँ, अब जो ब्लड रिसीव किया राइट एट्रियम ने, ये दोबारा पास होगा वाया। अब ये पास हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है ये मैं अभी बताता हूँ। ये पास हो रहा है आपका राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, जो कि आपके एट्रियम के नीचे हैं। अब पहले मैं इस वाया को मिटा देता हूँ, और मैंने बता दिया कि भाई जो राइट एट्रियम ने आपका ब्लड रिसीव किया वेना कैवास से, अब वही ब्लड आपका जा रहा है राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, चला गया। तो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर किसके ज़रिए जा रहा है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाया किसके ज़रिए, अट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्स, जो हमने कल लेबल किए थे, या फिर उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्स, ठीक है। इसके ज़रिए राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। अच्छा, हम इसे ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ट्राइकस्पिड का मतलब है, ट्राई मीन्स 3, तो इसके ऊपर 3 फ्लैप्स होते हैं, तो इसलिए हम इसे ट्राइकस्पिड कहते हैं। ये बात भी हो गई। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 तो क्लियर है। अब जो ये 3 फ्लैप्स या फिर अट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्स के ज़रिए जो ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है, ये किससे अटैच होते हैं, 3 फ्लैप्स। पहले मैं इसको ऊपर रख दूँ, राइट वेंट्रिकल्स को मैंने हटा दिया है बीच में से। अब यहाँ पर पूरे बॉक्स के अंदर बात होगी कि ये ट्राइकस्पिड वॉल्स का क्या फंक्शन है और ये किससे अटैच होते हैं। सो दे आर अटैच विद, किससे अटैच होते हैं, फिब्रस कॉर्ड्स से। और वो फिब्रस कॉर्ड्स क्या होती हैं, हमने कल पढ़ा था, कॉर्डी टेंडिना, जो एक मसल्स टाइप होती हैं वाइट, कॉर्डी टेंडिना से अटैच होता है ये 3 फ्लैप्स। और कॉर्डी टेंडिना आपके कहाँ तक जाते हैं, टू द पेपिलरी मसल्स, वो जाते हैं पेपिलरी मसल्स तक। तो ये पेपिलरी मसल्स क्या हैं, पेपिलरी मसल्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स। दीज आर द एक्सटेंशंस, एक एक्सटेंशंस है लॉन्ग ऑफ द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। सो राइट वेंट्रिकल के जो वॉल है उसकी एक्सटेंशंस हैं पेपिलरी मसल, जिसके साथ आपका कॉर्डी टेंडिना अटैच है, और कॉर्डी टेंडिना से क्या अटैच है आपका, ट्राइकस्पिड वॉल्स। तो यहाँ तक हमें हार्ट के 2 पॉइंट समझ आ गए कि किस तरह इसका फंक्शन कर रहा है, टिल द पॉइंट नंबर 2। ये बात भी क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब हम नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, और मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 4 भी लिख देता हूँ मैं, बल्कि ठीक है, बल्कि मैं काम करता हूँ पार्ट नंबर 4 के लिए मैं इस इमेज को नीचे ले आता हूँ, ताकि इस इमेज के मुताबिक हम समझते जाएं कि भाई हाँ से क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब ट्राइकस्पिड वॉल्स के ज़रिए राइट वेंट्रिकल किया, सो अब पार्ट नंबर 2 का मैं ये वाला पार्ट दोबारा लिख रहा हूँ, राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल्स में आपका ब्लड आ गया। सो राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियस है ब्लड तो पास करेगा। सो ब्लड पास कर गया आपका पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। फिर पल्मोनरी ट्रंक ने क्या किया, विच कैरीज, फिर पल्मोनरी ट्रंक ने ब्लड को कैरीज किया, ब्लड वाया किसके ज़रिए,
राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, मैं दोबारा समझा दूंगा, टू लंग्स। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड पास किया पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, फिर पल्मोनरी ट्रंक ने ब्लड को कैरी किया। कैरी कहाँ से किया, किससे के साथ किया? वाया राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ होती हैं मैं बता चुका हूँ, तो यह जहन में याद होना चाहिए। उनके ज़रिए कैरी किया और लंग्स तक पहुँचा दिया, आर्टरीज टू लंग्स। ठीक है, अब मैं ये नीचे आ रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 लिख रहा हूँ। सॉरी, ये 3 था हमारा, हाँ बिल्कुल। अब मैं पार्ट नंबर 4 लिख रहा हूँ। जब लंग्स पे चला गया आपका राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए, जब पल्मोनरी ट्रंक के पास आया था, फिर लेफ्ट और पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स तक पहुँच गया ब्लड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूँ 4th पॉइंट लिखने से पहले, कि पल्मोनरी ट्रंक की बेस के नीचे सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं या पल्मोनरी वॉल्व्स होते हैं। एट द बेस ऑफ pulmonary trunk there are semilunar / pulmonary valves are present, जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, आर प्रेजेंट। ये बात भी हो गई। अब आ जाते हैं भाई पार्ट नंबर 4 पर। अब जब लंग्स के पास गया राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज से, पल्मोनरी आर्टरीज से, सो ऑक्सीजनेट हुआ लंग्स के पास, हमें पता है ऑक्सीजनेशन का काम लंग्स करते हैं। सो आफ्टर ऑक्सीजनेशन फ्रॉम लंग्स से जब ऑक्सीजनेशन हो गई ब्लड की, तो ब्लड इज कैरीड बाय पल्मोनरी वेन्स। अच्छा, हमने कल पढ़ा था आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में कि ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, एंड ऑल द वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी? लंग्स का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको कैरी कराएंगी। कहाँ तक कैरी कराएंगी, कहाँ भेजेंगी? टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के पास भेज देंगी। लेफ्ट एट्रियम कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट एट्रियम के पास भेज दिया, फिर लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को पास किया, विच पासेस, अब कहाँ पास करेगा मैं बताता हूँ, विच पासेस ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? जब लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को पास किया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो किसके ज़रिए किया? बायकस्पिड अट्रायोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के ज़रिए। किसकी मदद से? बायकस्पिड / अट्रायोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के ज़रिए। ठीक है, अट्रायोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स के ज़रिए कैरी किया। अच्छा, बायकस्पिड क्यों कह रहे हैं, ट्राइकस्पिड क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इसके पास 2 फ्लैप्स हैं। अब 3 नहीं है, 2 फ्लैप्स हैं, तो इसलिए हमने इसे बायकस्पिड वॉल्व कहा। और वही 2 फ्लैप आपके अटैच हैं क्वाडी टेंडिना से टू द पेपिलरी मसल्स एक्सटेंशंस ऑफ द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जब अट्रायोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स या फिर बायकस्पिड वॉल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड भेज दिया गया। ठीक है, अब दोबारा वही बात होगी जो हमारी राइट साइड में हो रही थी पार्ट नंबर 4 में, 5 में सॉरी। अब क्या बात होगी? फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ने किया कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसने पुश किया, पुशेस द ब्लड थ्रू आओर्टा। आओर्टा के ज़रिए इसने ब्लड को पुश किया। आओर्टा क्या है ये मैं कल बता चुका हूँ। टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम पार्ट्स तक, सिवाय
एक्सेप्ट लंग्स के अलावा। अब जब इसने आयोटा के ज़रिए तमाम बॉडी पार्ट्स में सिवाय लंग्स के अपना ब्लड भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर कर, तो ये ब्लड आयोटा के बेस पर ना, जिस तरह हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी ट्रंक के बेस पर कुछ वॉल्स होते हैं सेमील्यूनर वॉल्स, इसी तरह आयोटा के बेस पर भी सेमील्यूनर वॉल्स हैं ताकि वो वेंट्रिकुलर सेप्टम में आपका ब्लड ना चला जाए। सेमील्यूनर वॉल्व्स आर प्रेजेंट ताकि वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को रोक सकें। तो ये बात भी हो गई। सो यहाँ तक तो हार्ट का फंक्शन हो गया ख़त्म, ठीक है, जो मेन फंक्शन था वो तो हो गया ख़त्म। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिसके बगैर हम इसका फंक्शन को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसको मैं दोबारा नीचे ले आता हूँ। आई होप आप मेरे साथ साथ लिख रहे होगे, सारी चीज़ें समझ रहे होगे कि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक तरीके से समझना। तो अब यहाँ पे कुछ मैं बातें करूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट, इस पिक्चर को सामने रखते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ एट द बेस ऑफ आयोटा की बेस पर, यानी कि नीचे कह सकते हो आप, आयोटा की बेस पर। एट द बेस ऑफ आयोटा फर्स्ट पेयर ऑफ आर्टरीज़ का फर्स्ट पेयर होता है आयोटा की बेस पर। उन आर्टरीज़ को हम क्या नाम देते हैं? कोरोनरी आर्टरीज़। तो आयोटा की बेस पर कुछ कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं जो कि अराइज होती हैं आयोटा की बेस से। बिल्कुल भाई, कोरोनरी आर्टरीज़ आपकी आयोटा की बेस से अराइज होती हैं। तो ये क्या करती हैं? दे सप्लाई ब्लड, ये ब्लड को सप्लाई करती हैं टू हार्ट, ये ब्लड को हार्ट तक सप्लाई करती हैं कोरोनरी आर्टरीज जो कि आयोटा के बेस पर होती हैं। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आयोटा फॉर्म्स एन आर्च। आयोटा क्या करती है? फॉर्म करती है एक आर्च, फॉर्म्स एन आर्च। आर्च किस टाइप की मैं बताता हूँ। आयोटा फॉर्म करती है एक आर्च एंड बिफोर डिसेंडिंग डाउन, नीचे डिसेंड होने से पहले जो वो आर्च फॉर्म करती है, इट गिव्स 3 ब्रांचेस। इट गिव्स 3 ब्रांचेस। तो वो 3 ब्रांचेस क्या करती हैं? सप्लाइंग ब्लड टू हेड, आर्म्स एंड शोल्डर। अब वो 3 ब्रांचेस कौन सी हैं? हमने कल पढ़ी थी, ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सब क्लेवियन आर्टरी। तो क्लेवियन से तो हमें मालूम हो रहा है कि भाई वो शोल्डर्स तक पहुंचाती होंगी, और कैरोटिड आर्टरीज आपके हेड तक पहुंचाती होंगी, और आर्म्स तक आपका ब्रैकियोसेफेलिक पहुंचाती होंगी। तो ये आपके 3 आर्टरीज के काम हैं जो कि आपकी आयोटा के आर्च डिसेंडिंग डाउन होने से पहले सप्लाई करती हैं ब्लड टू दीज ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा, अब आयोटा फिर उसके बाद डिसेंड कर जाती है। द आयोटा नीचे की तरफ डिसेंड हो जाती है, डिसेंड डाउन्स इन द चेस्ट कैविटी, बिल्कुल हार्ट के अंदर कैविटी के अंदर चले जाती है आयोटा, चेस्ट कैविटी। अच्छा, अब आयोटा का एक और काम ये है कि ब्रांचेस तो ये देती है, इसके साथ साथ कुछ और भी ब्रांचेस देती है। तो आयोटा ऑल्सो गिव्स मैनी ब्रांचेस, कुछ और ब्रांचेस भी देती है आयोटा, और वो ब्रांचेस कौन सी होती हैं? स्मॉल। कुछ छोटी ब्रांचेस भी देती हैं, किसको? टू द चेस्ट कैविटी या फिर चेस्ट की वॉल को। कुछ ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस चेस्ट की वॉल को देती हैं, एंड देन उसके बाद पासेस डाउन, उसके बाद वो पास कर जाती हैं, नीचे चले जाती हैं वो ब्रांचेस टू द एब्डोमिनल रीजन, अपने डायफ्राम हमारी जो होती है उसके रीजन में चले जाती हैं आयोटा की कुछ स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है। सो अब ये जो एब्डोमिनल रीजन में जाती हैं, तो
तो इसका काम क्या है, हेयर इट गिव ब्रांचेस, तो यहाँ पर ये कुछ और ब्रांचेस देती है, हेयर इट गिव्स ब्रांचेस, एब्डोमिनल रीजन में भी कुछ ब्रांचेस देती है जो कि विच सप्लाई, जो कि सप्लाई करती है या सप्लाई करते हैं ब्रांचेस ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि जब नीचे एब्डोमिनल रीजन में जाएगी तो वहाँ तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगी ना, डाइजेस्टिंग कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल को ब्लड देगी, और किडनीज़ हमारी होती हैं एब्डोमिनल रीजन में, उनको ब्लड देंगी, एंड द लोअर एब्डोमेन या फिर पेल्विक गर्डल, हमें पता है लोअर एब्डोमेन में हमारे पास नीचे पेल्विक एरिया आ जाता है, सो वहाँ पे भी ये सप्लाई करती है, ठीक है। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड द आर्टरीज एंड द वेन्स, जिसको हमने आज इंतहाई डिटेल में पढ़ा, और ये इतनी बुक्स में इतना कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है कि जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया। तो इसका आपका काम ये है कि आप इसको अच्छी तरह याद करो, इसको समझो, इसको डायग्रामेटिक व्यू के जरिए इसको समझो जो मैंने कल स्ट्रक्चर पढ़ाया, ताकि आसानी हो उसको समझने में, मुश्किल ना हो। अगर ये याद हो गया तो इससे रिलेटेड हम कोई भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ माई गारंटी। इसी के साथ साथ हमने लिस्ट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद फंक्शन पढ़ा। अब कहा जा रहा है डिफाइन द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल क्या है और इसके फेजेस क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद लिस्ट द डिफरेंस इन फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स भी हम पढ़ चुके हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है हार्ट के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा MCQs में आता है और बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट के फंक्शन से भी ज़्यादा, कार्डियक साइकिल। सो हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल को कि ये क्या है। सो मैं कार्डियक साइकिल की हेडिंग डालता हूँ द कार्डियक साइकिल, ठीक है। सो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन कुछ यूँ है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये कुछ इवेंट्स का सीक्वेंस है, वन बाय वन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि टेक प्लेस करते हैं, विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। जब एक हार्ट बीट होती है तो उसके दरमियान कितने इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द कार्डियक साइकिल। सो जो हमारी हार्ट बीट है या फिर कार्डियक साइकिल है उसके 3 फेजेस होते हैं। सो 3 फेजेस होते हैं उसके, तो 3 फेजेस को मैं यहाँ पे पढ़ूँगा, बताऊँगा। नंबर 1 फेज़ हमारे पास जो है दैट इज़ द रिलैक्सेशन फेज़, जब हम लोग हमारा हार्ट रिलैक्स फेज़ में होता है, रिलैक्सेशन फेज़। सो रिलैक्सेशन फेज़ जिसे हम एक और नाम कहते हैं डायस्टोल। तो कार्डियक साइकिल का फर्स्ट फेज़ क्या है या हार्ट बीट का फर्स्ट फेज़ क्या है, डायस्टोल या फिर रिलैक्सेशन फेज़, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, अभी हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा तो अब मैं इसको पॉइंट्स वाइज लिखूँगा। हमें पता है कि डीऑक्सीजन में ऑक्सी लिख रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की शॉर्ट फॉर्म, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में एंटर करता है थ्रू वेना कैवा, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, वेना कैवा के जरिए, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका एंटर्स करता है लेफ्ट एट्रियम थ्रू किसके ज़रिए, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। तो हमें ये बात तो पता है कि भाई हाँ ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो मैं बात लिख रहा हूँ वो ये है, द वॉल्स ऑफ द एट्रिया, जो एट्रियम की वॉल्स होती हैं, द वॉल्स ऑफ द एट्रिया एंड दैट ऑफ द वेंट्रिकल्स, एट्रिया की वॉल्स और वेंट्रिकल्स की वॉल्स रिलैक्सेशन फेज़ में आर रिलैक्स्ड होती हैं भाई,
ठीक है, हमें पता है। अब जो मैंने ये बात बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे ब्लड एंटर करता है, फिर वो वहाँ जाता है, यूँ होता है, वो होता है, और उसके बाद मैंने ये बात लिख दी कि भाई एट्रिया और वेंट्रिकल्स की वॉल्स तो रिलैक्स होती हैं। जैसे ही एज द एट्रिया, जैसे ही आपका एट्रियम आर फिल्ड, अच्छा एट्रिया इज़ द प्लूरल फॉर्म एंड एट्रियम इज़ द सिंगुलर फॉर्म। एट्रिया बोलें तो आपको प्लूरल फॉर्म हो गई। एज द एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड, जैसी वो ब्लड से फिल करती है, दे बिकेम या दे बिकम, वो क्या हो जाती है, डिसटेंडेड। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। दे बिकम डिसटेंडेड एंड हैव मोर प्रेशर, बहुत ज़्यादा, भाई जाहिर सी बात है जब आपका ब्लड एट्रिया के अंदर फिल हो जाएगा, सो डिसटेंडेड का मतलब ये है कि वो कुछ ज़्यादा मतलब फूलना, और फिर प्रेशर हो जाएगा उसके अंदर। देन द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। जब वेंट्रिकल से ज़्यादा प्रेशर होगा एट्रिया के अंदर, सो दिस रिलैक्स पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड डायस्टोल। सो दिस रिलैक्स्ड पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर्स, तो ये हार्ट के चैम्बर्स का जो रिलैक्स पीरियड है, क्योंकि वो रिलैक्स, जब आर्टियाँ आपकी ब्लड से फिल होंगी ना तो वो रिलैक्स हो जाएंगी। सो और वेंट्रिकल्स आपकी जो हैं वो भी रिलैक्स होंगी। सो दिस रिलैक्स पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर्स इज कॉल्ड डायस्टोल, दैट इज कॉल्ड द डायस्टोल, रिलैक्सेशन फेज। अब जो सेकेंड फेज़ है हमारे पास, इसको सिर्फ इतना याद रखो डायस्टोल को कि भाई इसमें आपके हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं और इसका नाम डायस्टोल है। इसमें जो मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें बताएंगे उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि भाई हाँ ये पीरियड में आपके चैम्बर्स रिलैक्स कर जाते हैं, एट्रिया आपकी फिल जाती है ब्लड से, और दैट इज़ द नोन एज रिलैक्सेशन और डायस्टोल फेज, ठीक है। अब सेकेंड फेज़ है आपका, जब आपकी एट्रियम ऑब्वियस है ब्लड से फिल कर जाती है तो हम कहेंगे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई एट्रिया, जिसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होती है सेकेंड फेज में तो उसे हम नाम देते हैं एट्रियल सिस्टोल, सही है। अब रिलैक्सेशन फेज नहीं, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है। द मसल्स ऑफ एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट, भाई जाहिर सी बात है जब ब्लड फिल नहीं था तो रिलैक्स था, जब ब्लड फिल हो गया मसल्स ऑफ एट्रिया साइमल्टेनियसली, उसी वक्त, साइमल्टेनियसली मतलब उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और व्हेन द एट्रिया, जब आपकी एट्रिया आर फिल्ड एंड, जब वो ब्लड से फिल हो जाती है, एंड डिस्टेंडेड यानी कि हर जगह फैलना ऑफ द ब्लड, डिस्टेंडेड विद ब्लड, दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। अच्छा असल में पता है क्या, असल में जो ये मैंने बात लिखी थी ना इस वाले पीरियड में, ये कि ये ब्लड से फिल जाते हैं, वेंट्रिकल्स में प्रेशर नहीं होता, रिलैक्स से आते हैं, तो दैट इज़ द सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल पॉइंट था जो मैंने इसमें लिखा है। इसमें इसलिए लिखा था क्योंकि बुक में भी इसी तरह डिफाइन किया गया था, तो मैंने जब ही कहा कि भाई इसको सिर्फ इस तरह याद रखो कि डायस्टोल में आपके हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं, बस। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट में या एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, आपका एट्रिया जो है ब्लड से फिल हो जाता है, साइमल्टेनियसली वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डिस्टेंडेड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है हर जगह ब्लड, ठीक है। ये बात भी हो गई भाई, सही है। अब इसी बात का एक और पॉइंट है, द ब्लड पासेस थ्रू ट्राइकस्पिड, जो ब्लड है वो फिर पास करता है, पासेस थ्रू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। भाई जाहिर सी बात है जब एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड तो पास होगा ना, अभी हमने पढ़ा ऊपर फंक्शन में, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए वो पास करेगा इनटू द टू वेंट्रिकल्स, इनटू द दोनों वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट और राइट, जो कि क्या थे, विच आर रिलैक्स, जो कि रिलैक्स थे। अब चला गया उनके अंदर ये ब्लड, एट्रिया ने भेज दिया, विच आर रिलैक्सड। अब कुछ बात शायद आप खुद बता सकते हो मुझे आगे की, वो ये है कि यार जब एट्रिया के अंदर ब्लड भरा तो हमने कहा एट्रियल सिस्टोल, क्योंकि एट्रिया के अंदर ब्लड आया तो हमने लिखा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब वेंट्रिकल्स के अंदर गया तो वेंट्रिकल्स में तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना,
तो थर्ड फेज क्या हुआ, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो फिर इसका नाम मेरे ख्याल से आपने गैस कर लिया होगा, दैट इज़ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, मैं इसके पॉइंट्स बता दूँ। सो व्हेन द वेंट्रिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम एट्रिया, जब आपके वेंट्रिकल्स जो हैं रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम एट्रिया से, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं भाई। और साइमल्टेनियसली उसी वक्त, एक मिनट, साइमल्टेनियसली उसी वक्त द ब्लड इज पम्प्ड, ब्लड पंप हो जाता है टू पल्मोनरी आर्टरीज, एंड आउटा। पल्मोनरी आर्टरीज और आउटा में पंप हो जाता है। ये सारी बातें हम हार्ट के फंक्शन में पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ दोबारा रिपीट हो रही है इन द फेजेस के तौर पे। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना मुश्किल है, ये बहुत आसान है कार्डियक साइकिल। द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी आउटा में आपका, सॉरी आउटा खाली, पल्मोनरी तो आर्टरीज हैं, जब पल्मोनरी आर्टरीज और आउटा में आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पास कर देते हैं, तो अब मुझे ये बताओ कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या ओपन होंगे? अगर ओपन होंगे तो भाई वो तो बैकवर्ड फ्लो ब्लड रहेगा, वो तो मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स दोनों क्या हो जाते हैं, क्लोज हो गए। क्लोज, हाँ भाई ये बात मुझे तो यहाँ तक समझ आ गई। जब क्लोज हो गए तो एक साउंड पैदा हुआ। कौन सा साउंड हुआ भाई? उसे हम कहते हैं लब साउंड। तो लब साउंड इज मेड, बहुत आसान है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, ब्लड भेजा पल्मोनरी आर्टरीज में और आउटा में, उसी दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए क्लोज हो गए। जैसे ही क्लोज हुए लब साउंड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। लब साउंड प्रोड्यूस हो गया, इसी के साथ साथ आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो गया, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड्स। वेंट्रिकल्स ने बोला भाई अब मेरी जान छोड़ो, मैं यहाँ से ब्लड मैंने भेज दिया, अब मैं रिलैक्स हो गया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड्स, और उसी दौरान एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए। भाई हाँ बिल्कुल सही है, वेंट्रिकल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। जैसे ही वो रिलैक्स हुए, एट द सेम टाइम, उसी वक्त जैसे वो रिलैक्स हुए, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, कौन से वॉल्व्स? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो कि पल्मोनरी आर्टरी की बेस पर हमने पढ़ा था कुछ वॉल्व्स होते हैं। कौन से होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। जैसे ही वेंट्रिकुलर रिलैक्स किए, एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के नीचे, वो ओपन रहेंगे, क्लोज रहेंगे? भाई जाहिर सी बात है, वो भी तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड बचाएंगे, सो वो भी क्लोज हो गए। जब वो भी क्लोज हो गए, सो क्या साउंड प्रोड्यूस हुआ? डब साउंड। डब साउंड इज प्रोड्यूस। सो ये हमारे पास समझ आया। इसका मतलब अ लब एंड डब दोनों साउंड आपके किससे सुने जा सकते हैं? स्टेथोस्कोप की मदद से। स्टेथोस्कोप की मदद से आपके लब और डब साउंड प्रोड्यूस सुनने जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका MCQ भी सॉल्व कराऊंगा, जो हमारे फर्स्ट ईयर में आया था 2023 के बायो के पेपर में, उससे आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो वन कंप्लीट, अब ये हमारा रिलैक्सेशन फेज, सॉरी कार्डियक साइकिल एंड हो गई। तो अब मैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे लाइन डाल के। द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज वन कंप्लीट हार्ट बीट, एक कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट करती है ऑफ वन सिस्टोल, एक सिस्टोल को, एंड वन डायस्टोल, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन फेज को, एक कंप्लीट हार्ट बीट, और एक डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन फेज को कंप्लीट करती है। एंड लास्ट फॉर, और कितनी देर तक रहती है? 0.8 सेकेंड्स की देर तक, ठीक है। और इन वंस लाइफ, यानी कि एक ज़िंदगी के अंदर
इन वंस लाइफ, हार्ट जो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है या करता है वो अबाउट 2.5 बिलियन टाइम्स करता है विदाउट स्टॉपिंग, बगैर स्टॉप किए भाई, बगैर स्टॉप किए. सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स कार्डियक साइकिल और द रिलैक्सेशन और द कॉन्ट्रैक्शन फेज. सो यहाँ हमने कार्डियक साइकिल को भी ख़त्म किया. सो यहाँ पे साथ साथ मैं अपना एक MCQ लाया हूँ अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो हमने 2023 में पेपर दिया था. तो इसमें लिखा है MCQ नंबर 46, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जब आपकी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लड से फिल्ड होती है, इन द कार्डियक साइकिल ऑफ ह्यूमंस, द स्टेट ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की स्टेट, अट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स की स्टेट और सेमी ल्यूनर वॉल्व्स की स्टेट कैसी होती है. भाई इतना आसान MCQ तो ये बहुत है, क्योंकि जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो भाई वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिलैक्स्ड होंगे ना. वेंट्रिकल्स तो रिलैक्स्ड होंगे क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट है ना उस टाइम, ब्लड से फिल्ड है, तो वेंट्रिकल्स तो हो गए रिलैक्स. इसी के साथ साथ हमारा ऑप्शन C और D हो गया एलिमिनेट. अब बचा A और B. अब पूछा गया है क्या एट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स और सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं. भाई जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो लब और डब साउंड तो वेंट्रिकल्स में ही प्रोड्यूस होता है ना, तो ऑब्वियस है एट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल और सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन रहेंगे एट्रियल सिस्टोल के अंदर. अगर ये पूछता वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर तो हम लिखते कि भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं C, एट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज होते हैं C और सेमिलुनर वॉल्व्स भी क्लोज होते हैं, तो ऑप्शन C होता. मगर जब एट्रियल सिस्टोल पूछा है तो भाई वेंट्रिकल्स तो रिलैक्स होंगे, एट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स तो बहुत बात की कहानी है, तो वो तो ओपन रहेंगे, वो तो क्लोज नहीं होंगे, सेमिलुनर वॉल्व्स भी ओपन रहेंगे. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द MCQ नंबर 46 विच इज़ द ऑप्शन A. तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अब अपना लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे. तो यहाँ हमने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर विद कार्डियक साइकिल ख़त्म किया. आई होप समझ आया होगा.